नमस्कार, मैं नायक मिश्रा 11 आवर यूट्यूब न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं इस चैनल के माध्यम से आसन्न बिहार विधानसभा 2020 पर वर्तमान राजनीतिक हलकों में चलने वाले चर्चाओं पर विचार करने के लिए। निर्वाचन विभाग के द्वारा 1 अक्टूबर से आसन्न बिहार विधानसभा में नामांकन की तिथि घोषित की जा चुकी है, लेकिन विदित है कि किसी भी 243 बिहार विधानसभा के किसी भी सीट पर किसी भी प्रत्याशी के द्वारा प्रमुख राजनीतिक दलों के माध्यम से सिंबल लेकर नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। ये तीसरा दिन समाप्त होने को आया, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खेमे से किसी भी राजनीतिक दल की न तो उम्मीदवारी की घोषणा की हुई है, न तो किस सीट से कौन से राजनीतिक दल के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे इसकी घोषणा हुई है। और सभी लोग शुरू में जो ऑल इज़ वेल का दावा कर रहे थे, तो ये ऑल इज़ वेल का हवा कैसे गुम हो गया, कैसे निकल गया, क्या बातें हुई, इस पर परिचर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि जनता भी इन बातों को सोचकर अपना मन बनाएगी और तभी मतदान कर पाएगी। तो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन क्या है, ये सारी बातें अब ख़त्म हो गई हैं। कुछ तो कोरोना ने बदले माहौल को और बदल दिया है, और कुछ पारंपरिक तौर पर जो चुनाव लड़ने की परंपरा रही है वो इस बार कुछ अलग प्रारूप में वर्चुअल रैलियों के द्वारा, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी बातें ऐसी आई हैं जो नए ढंग से इतिहास में पहली बार आज़ादी के बाद इस प्रकार के चुनाव देखने के मौके मिल रहे हैं। तो फिलहाल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो कि बिहार में 15 वर्षों से शासन में है, तो उस पर चर्चा शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको, जिसके नेतृत्व में बिहार की सरकार 15 वर्षों से कार्यरत है, लगभग जीतनराम मांझी के काल को छोड़ दिया जाए तो लगभग 15 से ऊपर के वर्षों में इसका शासनकाल रहा, तो मैं जदयू के नेतृत्व से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की समीक्षा सबसे पहले आरंभ करता हूं। तो आइए सबसे पहले जदयू की स्थिति को मैं देखता हूं। मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से इनकी पारंपरिक गठबंधन रही है, लेकिन 2 बार के निर्वाचन में विजय हासिल करने के बाद नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद सब कुछ अच्छा रहा, ऐसी बात नहीं। कुछ तल्खियां तब आने लगी जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की स्थिति डगमग होने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में, चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया। खेमे के एक धड़ जदयू के होने के नाते नीतीश कुमार जी को अपनी ईमानदार छवि और राजनीतिक व्यक्तित्व को और चमकाने का मौका मिला, और वो चाहे कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से चेहरा वो बिहार में बनाया गया, तो प्रधानमंत्री का भी चेहरा उनको बनाया जाए। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को यह बात नागवार गुजरी, और केंद्रीय स्तर पर यह बात बेमानी सिद्ध हुई, और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रोजेक्ट किया गया। और इससे हुई एक बकाहट, पीएम मटेरियल बताए जाने के बाद भी कुछ बातें और महत्वाकांक्षाएं संतुष्ट नहीं हो पाई, जिसको लेकर तीसरे मोर्चे की भी कवायद रची गई। मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, हरदनहल्ली डुड्डेगौड़ा, देवगौड़ा और ममता, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल रहे जो अपने अपने राज्यों में मुख्य चेहरे रहे। उनके साथ एक गठबंधन बना करके तीसरे मोर्चे के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने अपने चेहरे को आगे लाने की कोशिश की। उनकी पार्टी ने ऐसी कोशिश की, लेकिन ये भी बात बेमानी साबित हुई। गाहे बगाहे बहुत सारे ऐसे कांड भी हुए जिससे तल्खियाँ भाजपा के बीच और जदयू के बीच उभरी। जैसे बाढ़ को लेकर के, बिहार में बाढ़ की स्थिति में नरेंद्र मोदी के द्वारा भेजे गए पैकेज को तिरस्कृत कर देना भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा। फिर इसी बीच में जब गठबंधन टूटा, जीतनराम मांझी की सरकार बनी और फिर से वापस लौटना हुआ, और महागठबंधन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को तोड़कर महागठबंधन में राजद के साथ हाथ मिलाने के बाद जब सरकार बनी नीतीश जी की, तो उन्होंने धारा 370, 35A इस प्रकार के मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दे पर और महत्वाकांक्षी मुद्दे पर भाजपा के लिए और जदयू घटक दल होकर के भी विरोध करता रहा। उस समय हालांकि विपक्षी दल के रूप में थे, लेकिन उन्होंने विरोध किया। तो ऐसी बातें तल्ख संबंध को बना चुका था, और ये बातें संभवतः भाजपा के जेहन में रही, और भाजपा के जो भी पृष्ठपोषक हुड्डा जी हों या अमित शाह जी हों या फिर खुद मोदी जी हों, कुछ ऐसी बातें ज़रूर रही होगी जिसकी वजह से कुछ पूर्वाग्रह ऐसे रहे हैं जो अभी फ़िलहाल भूमिका निभा रहा है, और दोनों गठबंधन के बीच में कुछ न कुछ बातें वो दरार के रूप में काम कर रहा है। और ऑल इज़ वेल वाले कंडीशन तो बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ ये पुरानी बातें हैं जहाँ से तल्खी बनी और चलती रही, कुछ दिन के लिए दब गई थी, लेकिन नए ढंग से उभरी है। और अभी वर्तमान में जो बातें जदयू के बीच में चल रही हैं वो है सीट शेयरिंग को लेकर के। कुछ ऐसी पारंपरिक सीटें रही जो महागठबंधन से अलायंस होने के बाद जदयू के द्वारा
भाजपा विपक्ष जब बन गई थी तो 27 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों को पराजित किया था जदयू ने, जबकि 22 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों के द्वारा जदयू को सीधी पराजय दी गई थी। तो अभी चूंकि ये भाजपा और जदयू दोनों गठबंधन में हैं, तो जो सीटें भाजपा जीत रखी हैं और जो सीटें जदयू जीत चुकी हैं, इन दोनों के बीच ये सामंजस्य स्थापित हो ही नहीं रहा है कि किस विधानसभा सीट से किस दल के प्रत्याशी लड़ेंगे। एक लड़ाई यहाँ पे चल रही है। दूसरी लड़ाई ये चल रही है कि लोजपा से जदयू के बनिस्पत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने कुछ ज़्यादा संवेदनशीलता और गंभीरता दिखाई है। जदयू कह रही है कि बिहार विधानसभा में 243 सीटों का आधा आधी बंटवारा करके अपने अपने प्रिय गठबंधन के राजनीतिक दलों की सीट आप दें, यानी कि 243 में 122 भाजपा और जदयू ले ले और 122 में लोजपा को भाजपा दे दे और हम पार्टी को जदयू दे दे, बाकी के बचे हुए सीट पर आपस में लड़ें। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को घाटा होता है, क्योंकि लोजपा शुरू से लगभग न्यूनतम 43 सीट मांग रही है और केवल ये भाजपा को त्याग करना होगा तो सिमट कर चली आएगी 75 से 80 के सीट के बीच में, और जबकि हम जैसी पार्टी 5 से 10 सीट में संतुष्ट हो जाएगी और 122 में 112 सीट पर जदयू लड़ेगी, तो सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरने की संभावना है। तो सबसे बड़ी पार्टी के बनने की जो होड़ है, ताकि मुख्यमंत्री का चेहरा सुरक्षित हो सके, इस बात को लेकर के भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सारी चीज़ें ऑल इज वेल नहीं मानी जा सकती। अब यहाँ पर बात यह बनती है कि परंपरागत सीटों का बंटवारा होगा तो क्या होगा, तभी जनतांत्रिक गठबंधन सुरक्षित रह पाएगा, और अगर नहीं होगा तो गठबंधन टूट जाएगा। तो क्या फिर से राष्ट्रीय जनता दल के दामन थामेंगे नीतीश कुमार जी, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और बेनामी संपत्ति को लेने के लिए ताबड़तोड़ प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार जी के माध्यम से ये हमला बोले जा रहे थे, क्या वो अचानक गंगा जल से पवित्र हो जाएगी राष्ट्रीय जनता दल? क्या कांग्रेस के विरोध की राजनीति से शुरू करने वाले राजनीति नीतीश कुमार जी, जो जयप्रकाश आंदोलन से जुड़े हुए हैं, क्या वो कांग्रेस से गठबंधन करने में सफल होंगे? सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक संभावनाएं क्या होंगी, ये कहना मुश्किल है। कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि पीडीएफ से भाजपा जम्मू कश्मीर में समझौता कर लेगी। कोई नहीं जानता था कि इतनी पुरानी गठबंधन शिवसेना तोड़ लेगी महाराष्ट्र में। कोई ये नहीं जानता था कि जनतांत्रिक गठबंधन को तोड़ करके लालू जी के साथ सरकार बना लेंगे नीतीश जी। तो संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या हो सकता है। सिद्धांत यहाँ सत्ता प्राप्ति का है, जनता इस बात पर पैनी निगाह रखे हुए है। तो इस संभावना के दौर में चर्चा का बाजार यह है कि क्या सबसे पहले यह देखना दिलचस्प होगा कि 3 दिन नामांकन की तिथि गुजर जाने के बाद चौथे दिन भी, हालांकि कल रविवार का दिन है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या नामांकन के फैसले तभी हो पाएंगे जब सीट मुकर्रर होगा, और सीट मुकर्रर तब होगा जब सीट शेयरिंग की बातें फाइनल हो जाएंगी और कौन सी सीट किसके पाले में जाएगी। अगर ये नहीं हो पाता है तो तय है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के टूट की खबर, अभी जो अनुमान लगाई जा रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो बिल्कुल धरातल पर उतर जाए। जदयू के बाद आइए राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या स्थिति चल रही है और गठबंधन बनाए रखने में सबसे बड़ी पार्टी होने के चलते इसकी भूमिका क्या है और वर्तमान किस तरह की परिस्थितियों में पेशोपेश में पड़ गई है, जिसकी वजह से गठबंधन में दरार बिल्कुल दिखने लगी है, बल्कि टूटने की स्थिति आ गई है। इस पर चर्चा करते हैं। विगत विधानसभा में महागठबंधन में नीतीश जी के चले जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव लड़ी थी। यह कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार तो सरकार इनकी बननी तय है, लेकिन बात 50 से 60 सीटों तक जाकर सिमट गई। कई जगह उसने नए चेहरे को उतारा, नई सीटें हासिल की, और कई जगहों पर गठबंधन टूटने के बाद पुराने चेहरे विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए। अब इस बार फिर से नई राजनीति शुरू हुई है। अब यहाँ पर गठबंधन धर्म का भी पालन करना है और कुछ कूटनीतियाँ भी जारी है। कयास यह लगाए जा रहे हैं कि नीतीश जी के चेहरे को हटाकर भारतीय जनता पार्टी अपने राजनेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की कवायद कर रही है, और यह कूटनीति को सफल बनाने के लिए निश्चित तौर पर यह तभी संभव हो पाएगा जब जनता दल में सीटें कम मिले, या मिले तो जीत कम हो, यानी कि कम सीटों पर वो आए। उसके बाद फिर नए गठबंधन के प्रारूप बन सकते हैं। यह कयास लगाए जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि गठबंधन का एक धड़ लोजपा शुरू से अपनी
वास्तविक कुवत से हट करके सीट मांग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होकर जिसके मंत्री केंद्र में हैं और गठबंधन के वो सदस्य हैं, वो उस पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही है। तो कुछ न कुछ तो खेल है और यह जनता जानती है। चूंकि 70 वर्ष के चुनावी इतिहास को झेल चुकी भारतीय जनता इतनी बुद्धू तो अब नहीं रही। हाँ, अलग बात है कि भावनात्मक और जातिगत रणनीति के चलते हमेशा छली जाती है, कभी विकास के मुद्दे पर, कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कभी कुछ के मुद्दे पर, लेकिन सच्चाई है कि परिपक्व तो हो चुकी है। तो ऑल इज वेल भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और भाजपा के साथ सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले वो जदयू का पृष्ठपोषण किया करती थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से चिराग पासवान के नेतृत्व में आने वाले युवा ब्रिगेड के जितने भी लोग हैं लोजपा के, उनको महत्व ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि भाजपा बार बार कह रही है कि लोजपा को सीट पहले मुकर्रर करके दे लिया जाए और बाकी की जो सीटें बचे उसी में बंटवारा हो जदयू और भाजपा के बीच में। यानी जदयू को महत्व भाजपा देगी जरूर, लेकिन पहले लोजपा की सीट मुकर्रर कर ली जाए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लोजपा भाजपा के नज़र में एक इंपॉर्टेंस रखती है, जबकि जदयू का कहना है कि अगर आप लोजपा को वेटेज दे रहे हो तो सबसे पहले 243 में 50% सीट आप ले लो और फिर लोजपा को आपको जितनी भी सीटें देनी है आप दे लो। कहने का मतलब जदयू लोजपा को उतना महत्व नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा इस बात को पचा नहीं पा रही है। तो संबंध में दरार एक ये भी है कारण। और दूसरा कारण यह है कि जो जैसा कि जदयू में बताया गया कि जदयू और भाजपा के अलगाव होने के बाद कुछ ऐसे पारंपरिक सीट जहां जदयू जीत चुके थे 27 सीटों पर और भाजपा पराजित हुई थी, और 22 सीट जहां भाजपा जीती और जदयू पराजित हुए थे, इसमें पारंपरिक सीटें किसके खेमे में कौन जाएगा यह निर्णय नहीं हो पा रहा है। जैसे पड़ोस में गृह जिला मुख्यमंत्री का नालंदा, वहां से डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद लगातार जीतते आए जदयू से, लेकिन वहां भाजपा डिमांड कर रही है। बहुत पारंपरिक सीट रही जदयू की, 2 बार से लगातार बरबीघा विधानसभा शेखपुरा जिला में रहा, वहां से 2 बार जदयू जीते, लेकिन इस बार भाजपा अपनी कवायद जारी रखी हुई है कि हर हाल में वहां जब इतना मौका मिला है तो भाजपा को भी अपना चेहरा मिलना चाहिए। दरअसल है क्या कि जो जमीन से जुड़े हुए राजनेता हैं, वो पार्टी वर्कर्स जो हैं, वो भाजपा के अब उब चुके हैं। वो अपने जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को भी स्थानीय विधानसभा में देखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी भाजपा सीट अपना बढ़ाना चाहती है, और सीट तभी बढ़ पाएगी जब या तो चुनाव एकल लड़े या फिर नए गठबंधन का प्रारूप हो। तो कार्यकर्ताओं की यह मांग जब ऊपरी स्तर पर पहुंच रही है तो भाजपा जदयू के साथ उत्पन्न विवाद जो पारंपरिक सीटों को लेकर के है और लोजपा को आगे बढ़ाकर नीतीश जी की छवि को कम करने की कवायद देकर भाजपा को फिर से अपने राजनीतिक चेहरे को चमकाना और अपने नुमाइंदे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने की जो दबी हुई कूटनीति है, यह बात खुलकर उभर कर आ रही है। तो भाजपा इन रणनीतियों पर काम कर रही है जिसकी वजह से भी गठबंधन खतरे में है। अब देखना यह है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण अपनी महत्वाकांक्षा को यह कितना दबाती है, गठबंधन धर्म का पालन और बचाने के ख्याल से यह कहां तक कदम आगे बढ़ाती है। हालांकि यहां पर जिद सत्ता में लगातार बने रहने के कारण जदयू की तरफ से भी जबरदस्त है। तो जदयू के महत्वाकांक्षा को तृप्त करने के लिए भाजपा एक बार फिर से झुकती है, या भाजपा अपनी कूटनीतिक चाल में सफल होकर के गठबंधन को तोड़ करके भी अपने व्यक्तित्व को बनाने में सफल होती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो सीट शेयरिंग के अतिरिक्त राजनीतिक गलियारों में नेपथ्य में चलने वाले इस कूटनीतिक में कहां सफलता मिलती है और यह गठबंधन बचा रह जाता है, यह मात्र 24 घंटे के खेल बचे हुए हैं। और रविवार सोमवार के 10 से 11 बजते बजते यह बातें बिल्कुल मानस पटल पर किसी भी मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता के बीच पहुंच जाएगी। तो भाजपा जदयू के ये संबंध जनतांत्रिक गठबंधन के बीच में गठबंधन की टूट के कगार पर हैं, इससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तीसरे सबसे सक्षम और महत्वपूर्ण घटक लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी की समीक्षा करने के लिए अभी फिलहाल जबरदस्त चर्चा का बाजार गर्म है। रामविलास पासवान जी के किनारे हो जाने के बाद जब युवा चेहरा चिराग पासवान जी को इसका दायित्व मिला तो लोजपा में युवाओं की ताकत बढ़ी, नई ऊर्जा मिली और काफ़ी उत्साह और ऊर्जा के साथ चिराग पासवान जी ने पार्टी को एक नए प्रारूप को देने की कोशिश करी। कई मुद्दों पर वो खुलकर नरेंद्र मोदी के साथ शुरू से साथ रहे। सदन में भी उन्होंने भी, लोकसभा में भी 35A और धारा 370 के रूप में के मसले पर अपनी बातों को बेबाक तौर पर रखा और नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन किया।
परिणामतः मोदी के खेमे में इनकी गहरी पैठ बताई गई, जबकि गाहे बगाहे इन्होंने थोड़ी सी इशारे में भी नीतीश जी की प्रशंसा भी की, लेकिन कुछ बातों की समीक्षात्मक समालोचना भी की। इस बात को लेकर यह बात कयास तो उसी समय से लगाए जाने लगे थे कि ये बिहार के इलेक्शन में कुछ न कुछ गेम चलेगा, और बात सामने आ गई। बात तब सामने आई जब चुनाव बिगुल फूके जाने के कुछ महीने पहले से भी सीट को लेकर के पहले से ही तय तमन्ना करने की बात चिराग पासवान जी के द्वारा विभिन्न मीडिया पर खुले रूप में कहा जाने लगा। हालांकि जदयू ने इसको कोई तवज्जो नहीं दिया, लेकिन जिद पर अड़े चिराग पासवान जी ने खुलकर अंत में कह दिया कि मुझे 43 सीटें चाहिए, 42 से 43 सीटें उन्हें चाहिए ही चाहिए। और जब इन बातों को भाजपा ने पृष्ठपोषण किया लेकिन जदयू ने इग्नोर किया, तो बात यह आ गई कि उन्होंने घोषणा कर दी कि कुल मिलाकर 142 से 43 सीटों पर वो लड़ेंगे, खासकर उन सीटों पर उनके प्रत्याशी जरूर लड़ेंगे जहां जदयू के उम्मीदवार होंगे। तो यह बात साफ जाहिर होती है कि उनका वैचारिक मतभेद भाजपा से तो बिल्कुल नहीं, जदयू से है। अब यहां पर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दल के चिराग पासवान जी पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही है, तो कूटनीति जनता के समझ में नहीं आए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर समझ भी पा रही है तो ये लोजपा का पृष्ठपोषण क्यों और जदयू से दूरी क्यों? तो जाहिर सी बात है कि भाजपा अपने चेहरे को इस बार नए प्रारूप में देखना चाहती है, अपने कार्यकर्ताओं की दबी हुई इच्छाएं जो 15 वर्षों से कुछ और कह रही है, इस बार प्रारूप में देना चाह रही है, और लोजपा उनके साथ है, इसमें भी कहीं कोई दाग नहीं है। तो लोजपा को आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता जो जदयू कर रही है। कारण क्या है कि वो अगर जातिगत की बात की जाए तो जिस जाति की नुमाइंदगी लोजपा करती है, बिहार विधानसभा में 12 करोड़ की इस आबादी के कुल मतदाताओं में 9% जातिगत आबादी का प्रतिनिधित्व लोजपा करता है, और 9% की नुमाइंदगी करना साधारण सी बात नहीं है। वो एक धड़ एक मुस्त पोलराइज होकर के वोट लोजपा को करता है, और वो वोट जिधर जाएगा लोजपा उधर उसके खेमे में जाएगा। और इसी वोट के कारण और सवर्णों के भी सहानुभूति अपने पक्ष में सूरजभान सिंह जैसे अन्य कई सवर्ण के चेहरे हैं जिनको दिखलाकर सवर्णों की भी सहानुभूति प्राप्त करता है लोजपा, और इस तरह से 9 से लेकर के 12% वोट पर कब्जा करके वह एक बार 2015 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल मिलाकर 29 सीटों पर विजय हासिल करके चाबी लेकर टहलते रह गए थे बंगले की, और बिहार विधानसभा में किसी ने शपथ तक हासिल नहीं की थी, और उस वक्त लोजपा चर्चा में आई थी। तो 5.5% मत पर कब्जा करने वाली और 9% जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली लोजपा अगर जदयू से हटती है, गठबंधन से हटती है और भाजपा से सटी रह जाती है, तो यह सीधा नुकसान जदयू को होगा, और इस बात को जदयू समझ रही है। लेकिन पता नहीं क्यों राजनीतिक हलके क्या क्या कर रही है, भाजपा पृष्ठपोषण लोजपा का कर रही है, जदयू इग्नोर कर रही है। चिराग पासवान ने अभी आधे घंटे संपन्न हुए संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ये फैसला कर लिया है कि 143 प्रत्याशियों का नाम लिस्ट भी बन चुका है और इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। तो ये बात जाहिर हो गई है कि अब गठबंधन किसी भी रूप में लोजपा के साथ तो नहीं रह पाएगी जदयू की, और भाजपा पृष्ठपोषण कर रही है तो इतना तय है कि लोजपा के साथ भाजपा जाएगी, तो जदयू का क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में लोजपा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है गठबंधन में। शुरुआत उन्होंने की है गठबंधन को ये करने में, और फिर पारंपरिक सीटों को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर के जदयू और भाजपा के बीच में तल्खी जो बढ़ी, आज गठबंधन के टूटने की स्थिति बन सी गई है, और किसी भी वक्त ये फैसला सामने आ सकता है कि गठबंधन एक बार पुनः टूट चुका है।